तो जय हिंद दोस्तों, आपका अपने चैनल यस की हम स्टडी पर एक बार फिर स्वागत है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आप सामने फिर से हाजिर होगा। यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए 2019 का पूरा मॉडल पेपर सोल्यूशन हम आपको बताने वाले हैं। तो आप सभी लोग बस हमारे साथ जुड़ आइए और अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिए। यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट 2019 का रसायन विज्ञान का जो मॉडल पेपर है, यानी 347 FN पूरा सोल्यूशन की हम बात करेंगे इसकी, और आपको अच्छी तरीके से हम समझाने वाले हैं। ठीक है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या चीज़ें आपको समझनी है, वो सारी चीज़ों को यहाँ पर चर्चा करते हुए पूरा सोल्यूशन हम आपको बताएंगे, ताकि आपको एग्ज़ाम में बेहतर से बेहतर नंबर मिल सके। ठीक है, आप सभी लोग अगर हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर, लाइक कमेंट से ज़रूर कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन हो आपके स्क्रीन पर तुरंत ही पहुँच जाए। ठीक है, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो PDF भी आपको मिल जाएगी। PDF कहाँ मिलेगी? SKM स्टडी का टेलीग्राम चैनल। और आपको PDF कहाँ मिलने वाली? PDF का इसका पूरा सोल्यूशन ही आपको मिल जाएगा skmstudy.com वेबसाइट पर। ठीक है, आप वहाँ पर जाएंगे तो इसका पूरा सोल्यूशन आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, समय 3 घंटे 15 मिनट आपको दिया जाएगा। पूर्णांक 70 नंबर आपको होगा यहाँ पर। ठीक है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। जो प्रारंभ के 15 मिनट है वो परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड फॉर द कैंडिडेट्स टू रीड द क्वेश्चन पेपर। ठीक है, जो शुरू के 15 मिनट आपको दिए जाते हैं वो क्वेश्चन को पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। ठीक है, निर्देश की बात करेंगे। पहला निर्देश देखिए आपके लिए क्या दे रखा है, तो यहाँ पर आपके लिए दे रखा है, क्या दे रखा है, सभी प्रश्न अनिवार्य है। सभी प्रश्न आपके लिए करना अनिवार्य है। और ध्यान दीजिएगा, और क्या कह रहा है कि प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके समक्ष दिए गए हैं। जो प्रत्येक प्रश्न है उसके जो निर्धारित अंक हैं उसके समक्ष दिए गए हैं। गणनात्मक प्रश्नों में गणना के समस्त पद दीजिए। गणनात्मक प्रश्नों में जो गणना के समस्त पद हैं उसको आपको देना है। ठीक है, प्रश्नों में प्रासंगिक उत्तर लिखिए। जो प्रश्न है उसके प्रासंगिक उत्तर लिखिए। जहां आवश्यक हो रासायनिक समीकरण दीजिए। ठीक है, जहां आवश्यक हो वहां पर रासायनिक समीकरण भी आपको देना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम कॉपी देखेंगे। कॉपी में देखिए केंद्र व्यवस्थापक की मोहर क्या होनी चाहिए? यहाँ पर केंद्र व्यवस्थापक की मोहर होनी चाहिए, और केंद्र की मोहर आपको यहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर ये दो चीज़ आपकी है तो आपकी कॉपी क्या मानी जाएगी? लीगल तरीके से मानी जाएगी, सही। तो आपकी कॉपी क्या मानी जाएगी? सही मानी जाएगी। ठीक है, और देखिए ये इंटरमीडिएट की क्या है? डेमो कॉपी है, जिसमें हम आपको पूरा सोल्यूशन बताने वाले हैं। पहले आप लोग के पास क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन आपके सामने क्या है? क्वेश्चन देख लीजिए, नहीं आप कहेंगे कि सर फर्जी पढ़ा रहे हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है इसमें? देखिए अगर हम बात करें तो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को देखिए क्या है। इन प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर उसके उत्तर पुस्तिका में लिखिए। घनीय क्रिस्टलों में घनीय दूरियां अथवा कोर लंबाई होती हैं। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन देखिए, पहले आपको मॉडल पेपर पूरा दिखा देते हैं एक बार। ख नंबर देखिए आपके लिए क्या है। ख नंबर 8 ग्राम NaOH में 450 ml बिलियन में घुला है, तो बिलियन की मोलरता क्या होगी? किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है, तीसरा नंबर है। चौथा नंबर देखिए, एक प्रथम कोट की अभिक्रिया को अर्धायु 400 सेकेंड है, तो इसका वेग स्थिरांक क्या होगा? इसी तरीके से पूरा मॉडल पेपर आपका है। ठीक है, तो अब इस मॉडल पेपर को चलिए हम पूरा सॉल्व करते हैं और आपको हम अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, ताकि आपको अच्छा से अच्छा नंबर मिल सके और आप एग्ज़ाम में 95 पर प्लस नंबर पा सकें। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस हैं आपके। तो इन क्वेश्चन को चलिए अब यहाँ पर हम कॉपी में सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पर चलिए अब देखिए, यहाँ पर जाने से पहले हम आपको बता दें कुछ इंस्ट्रक्शंस है आपके लिए। क्या है? केंद्राध्यक्ष एवं कक्ष निरीक्षक का यह अधिकार होगा कि वे परिषद की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों की तलाशी ले सकते हैं। उनका अधिकार है पूरा। और परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के पृष्ठ भाग पर निर्देश को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा सावधानी के साथ पालन करें। निम्नांकित क्रमांक 1 से 6 तक की पूर्ति परीक्षार्थी स्वयं करें। इस उत्तर पुस्तिका का प्रयोग करने से पहले परीक्षार्थी यह भी देख लें कि उस पर वही वर्ष परिच्छिद्रित है जिस वर्ष में वह परीक्षा दे रहा है। ठीक है, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 1 से 6 तक को हमें स्वयं भरना है। ठीक है, तो परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में। ठीक है, विषय क्या है? रसायन विज्ञान। प्रश्न पत्र क्या है? आपको डाल देना है। प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक 347 FM।
ठीक है। और परीक्षा का दिन यहाँ पे डाल देना है, और परीक्षा की तिथि एवं पाली केंद्र का नाम यहाँ पे आपको डाल देना है, ठीक है। इतना सारी चीज़ें आपको यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं। अब हम बात करेंगे प्रश्न उत्तर नंबर 1 की बात करेंगे, ठीक है। तो आप सभी लोग बस हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो हम आपको एकदम बेहतरीन तरीके से मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, एकदम बेहतरीन तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। देखिए आपके सामने कॉपी है, कॉपी में देखिए सॉल्विंग दिया गया है। देखिए यहाँ पे प्रश्न को लिखा गया है, तो प्रश्न को आपको नहीं लिखना है, डायरेक्ट उत्तर को लिखना है। तो आपको यहाँ पे डाल देना है प्रश्नोत्तर नंबर 1 का उत्तर यानी क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। सिर्फ इतना आप लिखना है। आपको क्वेश्चन इसमें इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि आपको पता रहे कि क्वेश्चन कौन सा है, ठीक है। घनीय क्रिस्टलों में अक्षीय दूरियां तथा अथवा कोर लंबाई होती हैं, कितना होती है, A बराबर B बराबर C, तीनों की तीनों क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है। 8 ग्राम NaOH 450 ml बिलियन में घुला है, कितना, 8 ग्राम NaOH 450 ml बिलियन में घुला है। तो बिलियन की मोलरता है, तो बिलियन की मोलरता क्या हो जाएगी, मोलरता बराबर क्या हो जाएगी, विलेय का भार इंटू 1000 बटे विलेय का मोलर भार इंटू बिलियन का आयतन ml में, ठीक है। आगे चलिए, 8 इंटू 1000 बटे 110 इंटू 450 बटे 20 बटे 45 यानी कि 0.444 मोल, आपका ये सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है। मान लीजिए कोई हमारा इलेक्ट्रोड है, उसका इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करेगा धातु की प्रकृति पर, विलयन के ताप पर, विलयन की मोलरता पर, ठीक है। आपका उत्तर क्या हो जाएगा, धातु की प्रकृति पर, ठीक है। एक प्रथम कोट की अभिक्रिया को अर्ध आयु 400 सेकेंड है, ठीक है। इसका वेग स्थिरांक क्या होगा, तो वेग स्थिरांक क्या होगा, 1.73 इंटू 10 की पावर -3 सेकेंड इनवर्स होगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए, कौन सी एमिनो कार्बिल अमीन अभिक्रिया नहीं देती है, ऐसी कौन सी अमीनो कार्बिल अमीन अभिक्रिया नहीं देती है, तो कौन नहीं देती है, CH3 NHCH3, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, आरएनए में उपस्थित क्षारक है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन या यूरेसिल, ठीक है। तो ये आपके लिए कौन सा है, देखिए आरएनए में उपस्थित क्षारक नहीं है, ठीक है। कौन सा नहीं है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। तो आप इसमें देखेंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल, आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी कि 2 के क की बात करेंगे। किसी घनीय जालक के केंद्र पर स्थित परमाणु विकर्ण पर उपस्थित अन्य 2 परमाणुओं के संपर्क में रखे हों तो घनीय संरचना की संकुलन क्षमता की गणना कीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर करते हैं और आपको सॉल्व करते हैं, ठीक है। आपका क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन देखिए सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये फिगर आपका बनेगा, ठीक है। यहाँ से Hg, यहाँ पर देखिए B होगा, E होगा, ठीक है। यहाँ से R, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2R हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने पर मिलेगा कितना, इसको आपको लिख लेना है, ठीक है। अच्छी तरीके से सॉल्व कर लेना है, ठीक है। इस तरीके से इसको आपको लिख लेना है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा क्या हमारा, A³ 4/√3R का होल क्यूब के बराबर होगा, ठीक है। जी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, विलयन की, किसकी, विलयन की गणना, विलयन की मोलरता की गणना कीजिए जबकि 440 ग्राम विलायक में 20 ग्राम NaOH घुला हो तो पहले हम क्या निकालेंगे, NaOH का भार निकालेंगे, कितना होगा, देखिए सोडियम का कितना होता है 23 प्लस ऑक्सीजन कितना होता है 16 प्लस OH का कितना होगा 1, तो इसका क्या टोटल कितना हो जाएगा 40, ठीक है। तो NaOH का जो परमाणु भार है टोटल कितना आएगा 40 आएगा, ठीक है। NaOH के मोल की संख्या यानी 20/40, क्या 20/40, देखिए 20 ग्राम भार बटे आपका इसका अणुभार हो जाएगा या परमाणु भार, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 20/40 0.5, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 0.5 आएगा। विलायक का भार, देखिए विलायक का जो भार है कितना है 440 ग्राम बटे 1000 यानी कि 0.44 kg, ठीक है। ये आपका हो जाएगा। अब हम बात करेंगे मोलरता की, तो मोलरता देखिए क्या हो जाएगी, NaOH के मोल प्रति विलायक का भार kg में, तो 0.5 बटे 0.44, यहाँ क्या हो जाएगा 500/440 बराबर 1.1363 मोल प्रति केजी, कितना मोल प्रति केजी, ठीक है। आपका ये हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, डेनियल सेल के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव, जो डेनियल सेल है इसके लिए जो मानक इलेक्ट्रोड विभव है 1.1 वोल्ट है। निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए मानक गिब्स ऊर्जा की गणना कीजिए, किसकी, मानक गिब्स ऊर्जा की गणना कीजिए। तो Zn सॉलिड है प्लस Cu डबल प्लस
एक्वा है यानी क्षारीय, मतलब कि आपको जली में मिलेगा। तो इसको सॉल्व करें, क्या मिलेगा ZNN प्लस एक्वा, और यहाँ पर CO सॉलिड में आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ से देखिए n बराबर कितना हो जाएगा 2 और E0 कितना हो जाएगा 1.1 वोल्ट। ठीक है, और डेल्टा G0 बराबर कितना हो जाएगा -NFE0। ठीक है, टोटल यहाँ पे सारे मान को पुटअप करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा -212.3 किलो जूल मोल इनवर्स। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ग की बात करेंगे तो ग नंबर में देखिए क्या हो जाएगा, विषमांगी उत्प्रेरण के अधिशोषण सिद्धांत को समझाइए। किसको? विषमांगी उत्प्रेरण के अधिशोषण सिद्धांत को समझाइए। तो पहला नंबर देखिए क्या हो जाएगा, विषमांगी उत्प्रेरण के अधिशोषण सिद्धांत को समझाना है। तो पहला क्या हो जाएगा, सर्वप्रथम ठोस उत्प्रेरक की तरह यह क्रियाकारक के अणु विसरित होते हैं। क्या होते थे कि सर्वप्रथम यहाँ क्या होता है, ठोस उत्प्रेरक की सतह पर क्रियाकारक के अणु विसरित होते हैं। ठीक है, और उत्प्रेरक की सतह पर क्रियाकारक के अणु का अधिशोषण होता है। क्या होता है, अधिशोषण होता है। अधिशोषण के बाद मध्यवर्ती जो संकुल होते हैं, ये देखिए अधिशोषण के बाद क्या होगा, संकुल का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, संकुल का निर्माण होगा। उत्प्रेरक की सतह से उत्पाद का विश्लेषण, किससे, उत्प्रेरक की जो सतह है उससे उत्पाद का विश्लेषण। उत्पाद का उत्प्रेरक के दूर विसरण, क्या होगा, उत्पाद का उत्प्रेरक के दूर विसरण। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। अब देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 3 की बात करेंगे, 3 के क की बात करें। क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, किसी ताप पर एक विलायक का वाष्प दाब, मान लीजिए कोई हमारा ताप है, इस पर जो विलायक का वाष्प दाब है 0.146 यानी 0.416 बार है। 10.5 ग्राम अवाष्पशील विद्युत अपघट्य ठोस को 42 ग्राम विलायक यानी मोलर का द्रव्यमान 84 ग्राम मोल इनवर्स में घोला गया। प्राप्त विलयन द्रव्यमान की गणना कीजिए। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा PA कितना है 0.416 बार, PS कितना है 0.14 बार, W की बात करेंगे 0.5 ग्राम, M की बात करेंगे 84 ग्राम मोल इनवर्स, W की बात करेंगे 42 ग्राम। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सूत्र क्या हो जाएगा, PA माइनस PS अपान PA बराबर W इंटू M अपान W इंटू M। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से सारे मान को पुटअप करेंगे तो M बराबर हमारा कितना आएगा 208 ग्राम प्रति मोल इनवर्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है, चालकत्व को परिभाषित कीजिए तथा चालकत्व एवं प्रतिरोध में संबंध बताइए। ठीक है, क्या करना है, चालकत्व को परिभाषित कीजिए तथा चालकत्व एवं प्रतिरोध में संबंध बताइए। तो क्या हो जाएगा, किसी विद्युत अपघट्य के, मान लीजिए कोई हमारा क्या है, विद्युत अपघट्य है, अपघट्य के 1 घन सेंटीमीटर विलयन का चालकत्व, ठीक है, उसका विशिष्ट चालकत्व कहलाता है। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्या होता है यहाँ पर, किसी विद्युत अपघट्य के 1 घन सेंटीमीटर विलयन का चालकत्व उसका विशिष्ट चालकत्व कहलाता है। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, चालकत्व C बराबर 1 अपान प्रतिरोध प्रतिरोध। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत अपोहन द्वारा, किसके द्वारा, विद्युत अपोहन द्वारा कोलाइडी विलयन का शोधन कैसे किया जाता है। तो विद्युत अपोहन द्वारा जो कोलाइडी विलयन है उसका शोधन कैसे किया जाता है। ठीक है, तो क्या होगा, देखिए जंतु झिल्ली से बनी थैली में, किसमें, जंतु झिल्ली से बनी थैली में अशुद्ध कोलाइडी विलयन भर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, अशुद्ध कोलाइडी विलयन भर लेते हैं। इसे जल में भरे पात्र में लटका देते हैं। जल से भरे पात्र में क्या कर देते हैं, लटका देते हैं। इस पात्र में जल का आने की व्यवस्था रहती है। विद्युत अपघट्य के आयनों का आकार छोटा होने के कारण ये जंतु झिल्ली से पृथक हो जाते हैं, जबकि कणों का जो आकार है बड़ा होने से पृथक नहीं होते। इस प्रकार कोलाइडी विलयन शुद्ध हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार क्या होता है, कोलाइडी विलयन हमारा क्या होता है, शुद्ध हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको बस लगातार पढ़ते रहना है। जितनी भी वीडियोस हमारी जा रही हैं सारी वीडियोस को आपको वॉच करना है। ठीक है, चलिए आवर्त सारणी के 15 यानी वर्ग 15 के तत्वों की हाइड्रोजन के प्रति क्रियाशीलता को समझाइए। यानी जो हमारे वर्ग 15 के तत्व हैं, ठीक है, उनके प्रति हाइड्रोजन की प्रतिक्रियाशील को समझाना है, हाइड्रोजन की प्रतिक्रियाशीलता को समझाना है। ठीक है, तो वर्ग 15 के जो तत्व हैं उनको नाइट्रोजन परिवार के तत्व या P ब्लॉक के तत्व भी कहते हैं। ठीक है,
तो वर्ग 15 के जो तत्व हैं उसको नाइट्रोजन परमाणु के तत्व या पी ब्लॉक के तत्व भी कहते हैं। सोडियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, ठीक है, ये सारे क्या हैं, गैसीय हाइड्राइड बनाते हैं, ठीक है। जबकि H3 और NH3 अस्थायी हाइड्राइड पर यह अपचायक गुण प्रदर्शित नहीं करता है, ठीक है। परंतु PH3, ASH3, SPH3, PiH3 में अपचायकता बढ़ती है तथा अस्थायित्व क्रम में घटती है। इसकी गंध अरुचिकर होती है। क्या होती है? अरुचिकर होती है, ठीक है। अगला देखिए क्या हो जाएगा, प्रश्न नंबर 4 की बात करेंगे। क्रोमाइड अयस्क के पोटेशियम डाइक्रोमेट के निर्माण की विधि तथा रासायनिक समीकरण लिखिए। डाइक्रोमेट आयन की अम्लीय माध्यम में ऑक्सीकरण क्रिया का समीकरण आपको लिखना है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पहला समीकरण हमारा क्या हो जाएगा, 4FeCrO2 का होल ट्वाइस प्लस 8Na2CO3 प्लस 7O2। जब इसका भर्जन करेंगे से CO की उपस्थिति में तो होगा क्या हमारा 8Na2CrO4 प्लस 2Fe2O3 प्लस 8CO2। क्रोमाइड अयस्क प्लस सोडियम कार्बोनेट प्लस वायु, यहाँ पे क्या बनेगा, सोडियम क्रोमेट प्लस फेरिक ऑक्साइड बनेगा। द्वितीय समीकरण हमारा क्या होगा, 2Na2CrO4 प्लस Na2SO4 बराबर क्या बनेगा, Na2Cr2O7 प्लस Na2SO4 प्लस H2O बनेगा। तृतीय समीकरण की बात करेंगे तो क्या बनेगा हमारा Na2Cr2O7 प्लस 2KCl, क्रियाकारी क्या बनाएगा, K2Cr2O7 प्लस 2NaCl। अब देखिए ड्राइक्रोमेट आयन की अम्लीय माध्यम में ऑक्सीकरण क्रिया का समीकरण क्या हो जाएगा, Cr2O7 की पावर -2 प्लस 14OH प्लस CE, यहाँ पर क्या जाएगा 2Cr प्लस 3 प्लस 7H2O, ठीक है, ये आपका ये हो जाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। आगे देखिए क्लोरोएथेन, क्या क्लोरोएथेन से डाईएथिल एथेनेमीन बनाने का रासायनिक समीकरण आपको लिखना है। तो CH3CH2Cl NH3HCl CH3CH2NH2 यहाँ पे ये बनेगा, ठीक है। टोटल अभिक्रिया आपकी यही हो जाएगी, इसको आपको लिख लेना है। चलिए आगे आपको बताते हैं। नियोप्रीन नाइलॉन 6 तथा नाइलॉन 6 के निर्माण का रासायनिक समीकरण आपको लिखना है, ठीक है। तो ये आपका रासायनिक समीकरण है, इसको भी आपको अच्छी तरीके से लिख लेना है, ठीक है। चलिए घ नंबर की बात करेंगे। घ नंबर में देखिए क्या हो जाएगा, ऋण आयनी, क्या ऋण आयनी संश्लिष्ट अपमार्जक क्या है, ठीक है। 2 ऋण आयनी अपमार्जक सोडियम लराइल सल्फेट, यानी क्या है हमारे पास सल्फेट तथा सोडियम डोडोसिल बेंजीन सल्फोनेट के निर्माण का रासायनिक समीकरण आपको लिखना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर ऋण आयनिक अपमार्जक, इन अपमार्जकों का ऋण आयन पृष्ठ सक्रिय होता है, इसे इनमें लंबी श्रृंखला युक्त भाग पर ऋणावेश होता है। सोडियम लराइल देखिए सल्फेट क्या होगा, CH3 CH2 का होल 10 CH2OH, ये हमारा क्या है सांद्र H2SO4 पश्चिम क्रिया कर बनाए क्या हमारा CH3 CH2 का होल 10 प्लस CH2SO3H, ठीक है। NaOH ये हमारा क्या है जलीय विलयन है, ठीक है। और बनेगा क्या हमारा CH3 CH2 का होल 10 CH2OSO3 का माइनस Na प्लस, ठीक है, आपका ये बनेगा, ठीक है। चलिए सोडियम डोडोसिल बेंजीन सल्फोनेट कैसे बनेगा, CH3 CH2 का होल 11 हमारा क्या है बेंजीन है, ये H2SO4 पश्चिम क्रिया करेगा बनाए क्या हमारा CH3 CH2 का होल 11 SO3H, ठीक है। CH3 CH2 का होल 11 यहाँ बनेगा SO3 माइनस Na प्लस, ठीक है, आपका ये बनेगा। चलिए आगे हम आपको बताते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, प्रश्न नंबर 5 के का की बात करेंगे। तो प्रथम कोट की अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है, उसके बारे में आपको बताना। तो ये आपको पूरा दिया गया है, इसको आपको स्क्रीनशॉट कर लेना है, इसका सलूशन हमें बताना है, सलूशन आप लोग इसको कर लीजिए, ठीक है। चलिए अगला देखिए, आयरन के निष्कर्षण में प्रयुक्त, किसके, आयरन के निष्कर्षण में प्रयुक्त वात्या यानी प्रयुक्त वात्या भट्टी का नामांकित चित्र बनाइए और वात्या भट्टी में अलग अलग तापमान पर अपचयन क्रियाओं का रासायनिक समीकरण लिखिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या है हमारा अयस्क है, ये हमारा क्या है चूना पत्थर, ये पत्थर और कॉक है यहाँ से, ठीक है। और यहाँ से गर्म वायु हमारी अंदर जाती है, वायु शोध के यहाँ पे क्या होती है, वायु शोध अंदर जाती है, यहाँ पे गलित लोहा आपको मिलेगा, ठोस अपशिष्ट, ठीक है, आपको यहाँ मिलेंगे, कच्चा लोहा आपको नीचे मिल जाएगा। ये हमारा टोटल क्या है वात्या भट्टी है, ठीक है। देखिए वात्या भट्टी का उपयोग कहाँ होता है, आयरन के ऑक्साइड अयस्कों में से जल को हटाना, ठीक है।
जब आयरन ऑक्साइड के अयस्क आपको मिलेंगे तो वहाँ से जल को हटाने के लिए वात्या भट्टी का उपयोग किया जाता है। कार्बोनेटों के अपचयन में इसका प्रयोग किया जाता है। सल्फाइडों को ऑक्सीकृत करने में, ठीक है। अब देखिए पहले Fe3O4 में अपचयित होता है, उसके बाद 500 केल्विन से 800 केल्विन तक, ठीक है। उसके बाद बनेगा क्या, हमारा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया को समझना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3Fe2O3 प्लस CO क्रिया करके बनाए क्या, 2Fe3O4 प्लस CO2 बनाएगा, ठीक है। पुनः जब अभिक्रिया 3Fe3O4 की जब क्रिया 4CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड से कराएंगे तो बनेगा क्या, हमारा 3Fe प्लस 4CO2 बनेगा। पुनः जब 4Fe2O3 की क्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड से कराएंगे तो क्या बनेगा, 2Fe प्लस CO2 बनेगा, ठीक है। अब देखिए चूना पत्थर इसमें भी होता है, चूना पत्थर की क्रिया जब इसमें कराते हैं तो CaO प्लस CO बनेगा, ठीक है। जब 900 केल्विन से 1500 केल्विन तक गर्म करेंगे C प्लस CO2 को तो क्या बनेगा, 2CO बनेगा। और Fe प्लस CO को गर्म करेंगे तो Fe प्लस CO2 बनेगा, ठीक है। कच्चा लोहा 4% कार्बन यहाँ पे आपको मिलेगा। अशुद्धियाँ कितनी मिलेगी, सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन और मैग्नीज की शुद्धियाँ आपको इसमें देखने को मिलेंगी। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, उप सहसंयोजन यौगिकों में आयनन समावयवता तथा ध्रुवण समावयवता को उदाहरण द्वारा समझाइए। तो देखिए ऐसे यौगिक जिनका मूलानुपाती सूत्र एक ही होता है, क्या होता है, जिनका मूलानुपाती सूत्र एक ही होता है किंतु जो विलयन में आयनन के पश्चात भिन्न भिन्न आयन देते हैं, आयनन समावयवी कहलाते हैं। यह एक समावयवता आयनन समावयवता कहलाती है। यह उप सहसंयोजी मंडल के अंदर तथा बाहर के लिगेंड के विनिमय के कारण उत्पन्न होती है, ठीक है। उदाहरण के तौर पर देखेंगे तो CONH3Br तथा यह SO4-2 आयन देगा। CONH3 का होल 5 यह SO4Br यहाँ Br- आयन देता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे हम आपको बताएंगे। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, हेलो एल्केन में एक आणविक नाभिकीय रागी प्रतिस्थापन SN1 तथा द्विअणुक नाभिकीय रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया SN2 की क्रिया विधि उदाहरण द्वारा समझाइए। तो S1 की आपको लिखना है, अभिक्रिया की दर केवल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करती है, तो ये आपको लिख लेना है। सारे पदों को यहाँ पर अच्छी तरीके से लिख लेना है, ठीक है। इसमें कुछ समझाने जैसा नहीं है तो आपको इसको अच्छी तरीके से लिख लेना है, स्क्रीनशॉट कर लेना है, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसी तरीके से अगला क्वेश्चन भी है। अगला क्वेश्चन क्या है, एथेनॉल के निर्जलन अभिक्रिया की क्रियाविधि को चरणबद्ध तरीके से समझाइए। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की सहायता से प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहल का निर्माण रासायनिक समीकरण लिखिए। देखिए निर्जलीकरण की क्रिया विधि क्या होती है उसके बाद हम आपको पढ़ने से करना है। देखिए इसको हम समझाते हैं। एथिल अल्कोहल की सांद्र H2SO4 के साथ जो एथिल अल्कोहल होता है C2H5OH हमारा क्या होता है, एथिल अल्कोहल होता है। इसकी सांद्र H2SO4 के साथ 160 से 170 डिग्री ताप पर निर्जलीकरण की अभिक्रिया को क्रियाविधि निम्न प्रकार से व्यक्त करते हैं। पहला, एल्कोहल का प्रोटोनीकरण, कार्बोकेटायन का बनना, कार्बोधनायन से प्रोटॉन का निराकरण द्वारा एथीन का बनना, ठीक है। अब देखिए आगे आपको यहाँ पर कर लेना है इसको भी, उसके बाद यहाँ पर आपको इसको स्क्रीनशॉट कर लेना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अथवा में क्या पूछा था, फिनाल की अम्लीय प्रकृति को स्पष्ट कीजिए और फिनॉक्साइड आयन की स्थायित्व का कारण समझाइए, ठीक है। तो कारण क्या होता है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो फिनाल अधिक अम्लीय होने के कारण, जो फिनाल होता है अधिक अम्लीय होने के कारण यह है कि फिनाल के एक प्रोटॉन निकल जाने के बाद प्राप्त फिनॉक्साइड आयन जो होता है, ठीक है, ये आपका मिलेगा। इसको आपको स्क्रीनशॉट कर लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, क्या होता है जब, ये प्रश्न आपके पूछा गया था मॉडल पेपर में। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। मेथेनॉल की क्रिया अमोनिया से जब होती है तो बनेगा क्या हमारा क्या बनेगा 6CH2O प्लस 4NH3 जब आप क्रिया करेगा तो बनेगा क्या C6H12O4 प्लस 6H2O बनेगा, हेक्सा मेथिलीन टेट्रामीन बनेगा। मेथेनॉल को कास्टिक सोडा के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनेगा 2HCHO प्लस NaOH, क्रिया करके क्या बनाएगा HCOONA प्लस CH3OH, सोडियम फार्मेट था मेथिल अल्कोहल बनता है, ठीक है। प्रोपेनोन की क्रिया नाइट्रिक अम्ल से होती है तो क्या बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3
ओ सांद्र HNO3 HCOOH प्लस CH3COOH फार्मिक एवं एसिटिक अम्ल है। ठीक है, एथेनोइक अम्ल को P2O5 के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनेगा, ये आपको स्क्रीनशॉट कर लेना है, ये आपका बनेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अभिक्रिया पर टिप्पणी आपको लिखना है। रोजेमुंड अभिक्रिया, इटार्ड अभिक्रिया, कैनोजारो अभिक्रिया और स्मिट अभिक्रिया और फ्रास एडोल संघनन, ये आपको सारी को सारे का आप लिख लेना अच्छी तरीके से। ठीक है, इसका आपको लिख लेना, स्क्रीनशॉट कर लेना है ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, इसमें कोई समझाने जैसा नहीं है, इसको आपको लिख लेना है। ठीक है, अगर इस पर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, जो कि सभी रासायनिक अभिक्रियाएँ आपकी करवाई हुई है। ठीक है, तो उसको आपको वहाँ पर जाकर विजिट करना है। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 की बात करेंगे। देखिए, इसमें समझाने लायक है कि क्या होता है जब सल्फर ट्राईऑक्साइड को सांद्र H2SO4 में प्रवाहित करते हैं तो क्या बनेगा। H2SO4 प्लस SO3 जब क्रिया करे क्या बनाएगा, H2H2O7 ओलियम सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल बनेगा। कैल्शियम फ्लोराइड्स में सांद्र H2SO4 मिलाते हैं तो क्या बनेगा, CaF2H2SO4 क्रिया कर क्या बनाएगा, 2HF प्लस CaSO4 हाइड्रोजन फ्लोराइड एवं कैल्शियम सल्फेट बनेगा। क्लोरीन को फ्लोरीन के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा हमारा, क्लोरीन मोनोक्लोराइड यानी 2ClF बनेगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे इसको भी आपको यहाँ पर लिख लेना है। ठीक है, इसको भी आपको स्क्रीनशॉट कर लेना। चलिए आगे आपको बताते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये भी आपको लिख लेना है। ठीक है, इसको भी आपको अच्छी तरीके से समझ लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण। ठीक है, ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, किन पदार्थों को विटामिन कहते हैं, विटामिन के वर्गीकरण, स्रोत तथा दैनिक जीवन में महत्व का वर्णन कीजिए। विटामिन किसे कहते हैं, आहार के साथ लिए जाने वाले कार्बनिक पदार्थ जो विशिष्ट जैविक क्रिया के लिए उत्तरदायी हैं। विटामिन का मुख्य कार्य भोजन को ईंधन में बदलना होता है। ठीक है, तो ये आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको आपको लिख लेना है। ठीक है, चलिए जैसे संतरा, अनानास, आम आदि सारी चीज़ें हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। स्टार्च तथा सेलुलोज में मुख्य संरचनात्मक अंतर क्या है, मानव जीवन में इनके महत्व को समझाइए, इसको अच्छी तरीके से लिख लेना है। ठीक है, यहाँ पे इसको भी ध्यान दीजिएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, आगे चलिए, आगे हम आपको बताते हैं। तो इतना मेरा मॉडल पेपर था मेरे बच्चों। अच्छी तरीके से अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं और इस चैनल पर विजिट कर सकते हैं। skmstudy.com वेबसाइट पर इसका पूरा सोल्यूशन आपको आज से दिखने लगेगा, तो आप सभी लोग जाकर वहाँ पर सोल्यूशन भी देख सकते हैं। तो स्टूडेंट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।